नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इस वीडियो में बेटे हमें डिस्कस करना है कि अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है जब हम लोग उसको किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई कर देते हैं, किसी कैपेसिटर के अक्रॉस में अप्लाई कर देते हैं या फिर किसी इंडक्टर के अक्रॉस में जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है। अब हर टॉपिक के अंदर मैं क्या करने की कोशिश करूँगा बेटे, जैसे मान लो मैं फर्स्ट जो डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा जब केवल और केवल अल्टरनेटिंग सोर्स को हम कहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बेटे, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटे मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मैं हर केस में क्या करूँगा कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं कैपेसिटर लगा दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में बेटे मैं क्या लगा दूंगा, इंडक्टर लगा दूंगा। और हर टॉपिक के अंदर मैं करंट का इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को मालूम है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटे वो भी टाइम वेरिंग होता है, और हम टाइम वेरिंग होता है बेटे, तो हमें इसके बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशन है, हमें उस चीज़ को ड्राइव करना है। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले बेटे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि भाई मैं हर केस में मैं क्या करने की कोशिश करूँगा कि भाई मैं अल्टरनेटिंग सोर्स दूंगा जो कितना पोटेंशियल जनरेट करा बेटे, उसका जो इक्वेशन है वो कितना है, E इक्वल टू ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा बेटे, इस करंट का इक्वेशन निकालूंगा। ठीक है, बेसिकली जो है ये ई तो है तुम्हारा, क्योंकि ये टाइम वेरिंग है। ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको समझा रखा है कि भाई जो करंट होता है ना अल्टरनेटिंग करंट बेटे, वो रेजिस्टेंस में से पहले इस तरफ आएगा, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोलैरिटी कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहता है। तो सपोज कर कि भाई करंट आपका इस तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली बेटे इस अल्टरनेटिंग सोर्स की जो पोलैरिटी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट ऐसे एंटर करेगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने माना है ये। उसके बाद आप क्या करो बेटे, यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। तो जब आप लोग बेटे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो ज़रा ध्यान से देख कि करंट जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है उसका जो इक्वेशन हमने ये 1 मान लिया। बहुत बढ़िया। अब देखो आप यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो सपोज कर आपने ये वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई सम ऑफ जो पोटेंशियल होता है ना वो कितना होता है बेटे, 0 होता है किसी क्लोज लूप के अंदर। तो मैंने यहाँ से शुरू करा, तो मैं चल रहा हूँ, तो रास्ते में कौन सा साइन आ गया बेटे, प्लस साइन आ गया। तो यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे बेटे, आई टी से कर दोगे, आई इंटू टी, जो कि आपका टाइम वेरिंग करंट है। उसके बाद आप घूमते घूमते यहाँ पर आओगे तो आपको कौन सा निशान मिला बेटे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना बेटे, वो आपके पास है ई इंटू में टी है। और वापस आप वहाँ पर आए तो किसके बराबर बना बेटे, ये 0 के बराबर बना। तो डेफिनेटली आई इंटू में जो टी है, मतलब करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, वो किसके बराबर है बेटे, ई पोटेंशियल किसका फंक्शन है बेटे, टाइम का फंक्शन है। इसको मैं अपन लिख सकते हैं बेटे, ई टी को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटे इसको कितना, ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ से इसके साथ आर भी है, तो डेफिनेटली जो आई टी आएगा आपके पास करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा ई नोट बाई आर इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, इस ई नोट बाई आर नोट को मैं लिख सकता हूँ, इस ई नोट बाई आर नोट, इस ई नोट बाई आर को मैं लिख सकता हूँ बेटे कितना, आई नोट। अब ई नोट क्या है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू है। वो डेफिनेटली बेटे मैक्सिमम वैल्यू को जब आप लोग रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, तो वी बाई आई क्या होता है बेटे आपका वी बाई आर क्या होता है, वो आपका करंट होता है। तो अगर ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू बेटे, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही होगा। तो यहाँ से आपके पास जो करंट का इक्वेशन आता है, करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है आई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आता है। इसको आप क्या मान लो बेटे, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ज़रा ध्यान से देख, अब मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन के फेज़ को चेक करता हूँ। फेज़ को मतलब कि इन दोनों एंगल को चेक करता हूँ बेटे। देखो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी क्या बेटे आपके पास साइन ओमेगा टी है। अब फेज़ चेक कर, फेज़ कितना बेटे यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पर भी कितना बेटे ओमेगा टी। तो जब अब आपको क्या निकालना है बेटे, यहाँ पे फेज़ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, फेज़ डिफरेंस निकालना होता है हर केस के अंदर। फेज़ डिफरेंस किस किस के बीच में निकालो बेटे, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल वाली इक्वेशन में से और करंट की आपके पास जो इक्वेशन आई है वहाँ पे आप फेज़ डिफरेंस निकालोगे। देखो यहाँ पे भी ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, तो कितना फेज़ डिफरेंस आया बेटे, इस वाले फेज़ में से इस वाले फेज़ को घटाओगे तो आपके पास कितना आंसर आया बेटे, 0 आएगा। तो आप लोग बोल सकते हो जब आप अल्टरनेटिंग सोर्स को बेटे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई करते हो ना, तो जो आपके पास बेटे क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का इक्वेशन है, ठीक है, उसका फेज़ वो और जो करंट का बेटे इक्वेशन आया वो दोनों के दोनों किस में बेटे, सेम फेज़ में है।
किसमें है, सेम फेज़ के अंदर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटे, इसका ना फेज़र डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे, फेज़र डायग्राम। और फेज़र डायग्राम आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ कि फेज़र डायग्राम होता क्या है। फेज़र डायग्राम, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटे, देखो वैसे तो मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे पास पोटेंशियल होता है और जो करंट होता है ना, वो तुम्हारा कैसी क्वांटिटी है बेटे, वो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर मैं बात करता हूँ ना अल्टरनेटिंग करंट के केस में, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में बेटे इनके जो रिजल्ट आते हैं ना, वो तुम्हारे वेक्टर जैसे आते हैं। कैसे आते हैं बेटे, वेक्टर जैसे आते हैं। मतलब जैसे आप दो चीज़ों को वेक्टर के तरीके से ऐड करते हो ना, तो इनके रिजल्ट वैसे ही आते हैं। तो इसी वजह से मैं जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ता हूँ ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या मान लेते हैं बेटे, वेक्टर, एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं। अब हमें क्या करना बेटे, इसका फेज़र डायग्राम बनाना है। तो मेरी बात ध्यान से देख कि बेटे मैंने सबसे पहले फेज़र डायग्राम आप कैसे बनाते हो। देखो आपने यहाँ पे क्या ले लिया बेटे, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया बेटे, वाई एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैंने ना एक वेक्टर बनाया, कौन सा वेक्टर बनाया बेटे, मैंने ईटी वेक्टर बनाया। कौन सा वेक्टर बनाया, मैंने ईटी वेक्टर बनाया। अब देखो बेटे, जो आप ईटी वेक्टर बनाओगे ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बेटे, वो ई नोट है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसने जो एंगल जिसका जो मैग्नीट्यूड है बेटे, वो कितना है, वो ई नोट है। कितना है, ई नोट है। और उसने इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रखा है बेटे, ओमेगा टी बना रखा है। कितना बना रखा है, ओमेगा टी बना रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करोगे, देखो मैंने ओमेगा टी क्यों लिया, क्योंकि बेटे ओमेगा टी मैंने यहाँ से देख करके लिया। सिमिलर वे में अगर मैं करंट को एक वेक्टर मान लूँ, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना बेटे, आई नोट है। तो आप आई नोट को यहाँ बना दीजिए ऐसे। ठीक है, बना दिया। ये आपका क्या बना बेटे, आई नोट ही तो बना आपके पास। ये क्या बन गया भैया, आई नोट बन गया। अब ये मुझे मालूम है कि हालांकि है तो ये तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बट जब मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ तो उस टाइम ये बेटे वेक्टर की तरह बिहेव करती हैं। तो इसी वजह से क्या बेटे, मैंने आपको अभी भी समझा, वेक्टर की तरह बिहेव करती है। तो मैं इनको वेक्टर की तरीके से ही ऐड करूँगा और इनको वेक्टर तरीके से इनको मैं सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देख, मैंने इनको मान लिया वेक्टर। अब आप इसका जो फेज़र डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से आएगा। देखो फेज़र डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम बेटा ऐसे मानते हैं कि जो वेक्टर होते हैं ना, वो रोटेट करते हैं ऐसे इस ओरिजिन के अराउंड में, और उनकी जो प्रोजेक्शन होती है वाई एक्सिस पर, वो किसके बराबर होती है बेटे। अभी बेटे रोटेट करेंगे तो रोटेट करते ही वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन बनने वाला है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, फेज़र डायग्राम बोलते हैं। तो देखो दोनों के दोनों वेक्टर ने जो एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना बना रखा है बेटे, वो बना रखा है ओमेगा टी। तो सोच के देख कि जब तेरे ये दोनों वेक्टर यहाँ पर होंगे तो डेफिनेटली बेटे प्रोजेक्शन दोनों की यहाँ पर होगी। मतलब दोनों की जो प्रोजेक्शन आई वो एक एक साथ ही आएगी। ठीक है, तो सपोज कर कि जब तेरा दोनों वेक्टर यहाँ पर होंगे तो उनकी जो प्रोजेक्शन बनने वाली है बेटे, वो यहाँ पर बनने वाली है। बढ़िया, ठीक है। और इसकी प्रोजेक्शन कितनी बनने वाली बेटे, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर बनने वाली है। कहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से। ठीक, बढ़िया। तो चलो मान लो मैं ई की प्रोजेक्शन बनाता हूँ बेटे। सपोज कर कि ई तेरा घूम रहा है ऐसे, ई कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा है ऐसे। तो अगर ई कॉन्टीन्यूसली रोटेट कर रहा है तो मैं पहले ई की प्रोजेक्शन बनाऊंगा। तो भाई जब वो ई तुम्हारा यहाँ पर आएगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटे, वो बन जाएगी तुम्हारे पास ई नॉट, इस वाले टाइम पर आकर के, यहाँ पर आकर के। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बेटे टी है, और ये तुम्हारा क्या बना रहा हूँ मैं, फेज़र डायग्राम बना रहा हूँ। तो जब आप लोग बेटे इन सभी पॉइंट को जोड़ दोगे तो आप लोगों के पास बेटे कुछ इस तरह से की कर्व आ जाएगी ऐसे। जैसी कर्व किसकी आती है बेटे, साइन ऑफ उसकी कर्व आती है। उसके बाद जब ये इधर आएगा, इस चीज़ के बारे में समझा चुका हूँ, तो प्रोजेक्शन धीरे धीरे कम होती रहेगी। प्रोजेक्शन मतलब बेटे क्या, कि किसी वेक्टर का वाई एक्सिस की तरफ कितना कंपोनेंट है। तो जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पास कुछ इस तरह से का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आ रहा है हमारा किसकी प्रोजेक्शन आ रही है बेटे, ये ईटी की प्रोजेक्शन आ रही है। हम समझे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू कितना बेटे, वो तुम्हारे पास है ई नॉट। कितना बेटे, वो ई नॉट है, ऐसे है। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वाई एक्सिस पर, वो कितना आएगा बेटे, वो ई नॉट ही तो आएगा। तो इसी वजह से क्या है, मैक्सिमम कितना बेटे, वो ई नॉट है यहाँ पर। सिमिलर वे में जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना बनने वाला बेटे, वो माइनस के ई नॉट बनने वाला है। ठीक है, अभी तक मैंने किसकी प्रोजेक्शन बनाई बेटे, मैंने ई की प्रोजेक्शन बनाई है। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी प्रोजेक्शन बना रहा हूँ। तो सोच के देख, दोनों सेम फेज में थे तो दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी ना, वो आई नोट, वो ई नोट बाई आर थी। तो मतलब मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम आएगा उसका, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी। बट दोनों के दोनों क्या करें बेटे, साथ साथ ही चलने वाले हैं। तो साथ साथ चलेंगे तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो आएगी वैल्यू बेटे, वो कुछ इस तरह से आएगी ऐसे। उसका जो फेजर डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू बनती है आपकी, वो कैसी बनती है बेटे, वो बनती है आई नॉट।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू बनती है बेटे वो कितनी बनती है, माइनस के आई नॉट। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, फेजर डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, फेजर डायग्राम बोलते हैं। और फेजर डायग्राम का आपको मीनिंग मालूम है। ठीक, बहुत बढ़िया। और अगर तू उसको दूसरे तरीके से समझना चाहता है बेटे तो ध्यान से देख, जो तेरी इक्वेशन नंबर बना ना वो ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ है। तो साइन का ग्राफ कुछ इसी तरह से आता है। सिमिलर वे में जो आपकी करंट इक्वेशन है बेटे वो कितनी है, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो उसका ग्राफ भी तो साइन जैसा ही आता है। तो डेफिनेटली बेटे दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, वो सेम ही आने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया बेटे, उसका फेजर डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया उसका हमने, फेजर डायग्राम बना दिया। अब इसके बाद बेटे मेरे को पावर निकालना है। क्या निकालना है बेटे, पावर निकालना है कि इस रेजिस्टेंस ने इस अल्टरनेटिंग सोर्स की कितनी पावर यूज़ करी है। तो आप लोगों को मालूम बेटे कि जो पावर होती है वो इंटरस्टेनियस पावर अगर मैं लिखूं तो किसके बराबर आती है बेटे, वो आती है E इंटू आई के बराबर। E इंटू आई के बराबर आती है बेटे। तो डेफिनेटली E का इक्वेशन कितना बेटे, तुम्हारे पास है E नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और I का इक्वेशन कितना बेटे, वो तुम्हारे पास है I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, बट मुझे तो इंटरस्टेनियस पावर से मतलब ही नहीं है, मुझे तो बेटे टोटल पावर देखनी है। पावर का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये कितनी एनर्जी खाएगा। तो एनर्जी तो बेटे पक्का खाएगा। एनर्जी का मतलब क्या है, आप लोगों को मैंने पहले भी सिखा दिया है कि जो एनर्जी खाता है वो कितनी खाता है बेटे, वो खाता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू में आर इंटू में टी, इसके बराबर एनर्जी खाता है ये। ठीक है, तो बेटे मैं कौन सी पावर निकालने की कोशिश करूँगा बेटे, यहाँ पे मैं एवरेज पावर निकालने की कोशिश करूँगा। एवरेज पावर का मतलब ये होगा कि एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी खाएगा। ठीक है, चाहे करंट आपका राइट में जाए चाहे करंट आपका लेफ्ट में जाए, यहाँ पे तो स्केयर हो रहा है ना एनर्जी में, तो वो करंट नेगेटिव नहीं बन सकता। और अगर वो करंट नेगेटिव नहीं बनेगा तो डेफिनेटली बेटे IRMS इसी वजह से हमारा जीरो नहीं आया था, जीरो से लेकर के टी टाइम पीरियड तक। ठीक है, तो अब बेटे मैं पी एवरेज निकालता हूँ। तो पी एवरेज निकालने का क्या तरीका बेटे, ये तुम्हारी कौन सी पावर है, ये इंटरस्टेनियस पावर है। तो पी एवरेज को आप किस तरह से लिखोगे बेटे, इस तरह से लिखोगे। जब आप इस तरह से लिखोगे तो डेफिनेटली बेटे ये किसके बराबर बनेगी बेटे, ये तुम्हारी बनेगी इंटरस्टेनियस पावर इंटू में dt डिवाइडेड बाय में dt डिवाइड बाय में dt। तो जीरो से लेकर के टी तक, जीरो से लेकर के टी तक। तो जब आप लोग बेटे इसको सोल्व करोगे ना, तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए आप लोगों ने ये चीज़ पहले कर ली है वैसे तो, हालांकि तो मेरा आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको बेटे खुद ब खुद कीजिए। ठीक है, ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना बेटे आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में कितना है बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बेटे, यहाँ पे dt भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे dt आता है ना, ये वाला dt। तो p की वैल्यू मैंने ये वाली पुट करी है और dt ये वाला रहा, डिवाइड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो जीरो से लेकर के t तक। तो जब आप लोग बेटे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो पावर आएगी वो पावर बेटे एवरेज पावर आएगी। और जब आप लोग बेटे इसको सोल्व करोगे ना, हालांकि क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ तो बाहर आएगा बेटे कितना, बाहर आने वाला है आई नॉट इंटू ई नॉट, ये तो बाहर आएंगे। अंदर कितना बचा बेटे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक, डिवाइड बाय बेटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इसका जो इंटीग्रेशन था ना, आपने बेटे RMS वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए किया था। ठीक है, तो वहाँ से बाकी स्टेप चुरा लेना। तो जब आप लोग इसको कम्प्लीटली सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आए बेटे कितना, जो पी एवरेज रेजिस्टेंस खाता है, जो पी एवरेज बेटे रेजिस्टेंस खाता है वो कितनी आती है बेटे, वो कितनी आती है भैया, वो आती है आपके पास कितनी, आई नोट बाय टू ई नोट, आई नोट इंटू ई नोट बाय टू। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, आई नोट बाय अंडर रूट टू और ई नोट बाय अंडर रूट टू। तो एक ही बात है बेटे, ध्यान से देख ये कौन सी वाली वैल्यू बन रही है, ये तुम्हारी बन रही है IRMS इंटू में ERMS बन रही है। तो जो पावर खाई जाती है, AC पावर जो खाई जाती है बेटे किसी रेजिस्टेंस के द्वारा, वो कितनी खाई जाती है बेटे, वो खाई जाती है IRMS इंटू में ERMS जितनी। ठीक है, ये कहानी है बेटे उसके पीछे की। और मैंने तभी आपको बोला था कि हमारे लिए जो IRMS है और ERMS है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब आप लोगों को अच्छे से और भी क्लैरिफाई हो गया होगा। ओके, अब जो NCERT एक्सरसाइज का बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको यही क्वेश्चन दे रखा है कि आपने एक रेजिस्टेंस ले लिया, कितने ओम का लिया बेटे, 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, और आपने उसको बेटे कनेक्ट किया हुआ है एक अल्टरनेटिंग सोर्स से। कितना पोटेंशियल है बेटे, वो 220 वोल्ट है, और वो कौन सा बेटे 50 हर्ट्ज़ है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी वो ऐसा लिखे 220 वोल्ट और ये 50 हर्ट्ज़, तो ये वाली वैल्यू कौन सी है बेटे, तुम्हारी ERMS वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है बेटे, ये ERMS वैल्यू है। तो किसके बराबर है बेटे, ये तुम्हारी बराबर है 220 वोल्ट के। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश।
उसके बाद ये आपको पहला क्वेश्चन ही देता है कि भाई IRMS कितना बनेगा। तो IRMS कितना बनना चाहिए बेटे, वो बनना चाहिए ERMS डिवाइडेड बाय में R। तो कितना बेटे वो है 220 डिवाइड बाय में कितना रेजिस्टेंस है उसके पास 100 है, तो कितना आंसर आएगा, वो आएगा 2.2 एम्पियर इसका IRMS वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो पावर आएगी, जो पावर कंज्यूम होगी वो किसके बराबर होगी। अभी मैंने आपको बताया कि IRMS इंटू ERMS। IRMS का वैल्यू कितना भाई साहब, वो तेरे पास है 2.2 एम्पियर, और ERMS कितना बेटे, वो तेरे पास 220 वोल्ट। ठीक है, तो जब उसको सोल्व करेगा तो तेरे पास आंसर आएगा 484 वोल्ट। अब पावर का मतलब क्या है कि भाई वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी खा रहा है। अब अगर ये बोल रहा है ना कि भाई उसकी जो पावर है वो 484 वोल्ट है, इसका मतलब बनता है कि वो 1 सेकंड में 484 जूल एनर्जी खा जाएगा। ओके, अब जो NCERT का बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको दे रखा है कि आपके पास जो पीक वैल्यू है ना, पीक वैल्यू किसकी बेटे, E0, वो कितना, वो आपको दे रखा है 300 वोल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही है कि आप लोगों को बेटे क्या बताना है, ERMS बताना है। क्या बताना बेटे, ERMS। तो डेफिनेटली ERMS किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है E0 बाय √2 के बराबर होता है। तो ERMS कितना आने वाला बेटे, वो आएगा आपके पास E0 का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 300 डिवाइड बाय में कितना आंसर बेटे √2। तो जब आप लोग इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 212.1 वोल्ट। ठीक है, तो क्या आ गया उसका, ये आ गया, बहुत बढ़िया। फिर बोलता है बेटे क्या कि अगर आपके पास RMS वैल्यू है, RMS वैल्यू किसका बेटे, करंट का RMS वैल्यू है कितना 10 एम्पियर है, तो बताओ पीक वैल्यू कितना है। तो डेफिनेटली RMS वैल्यू कितना होता है बेटे, IRMS होता है I0 बाय √2। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको I0 बताना है तो I0 किसके बराबर आ बेटे, वो आएगा IRMS यानी कि 10 इंटू √2। तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेटे 14.14 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब जो बेटे मैं नेक्स्ट डिस्कस करना है वो क्या करना है कि अगर हम क्या करते हैं कि बेटे अगर हम अल्टरनेटिंग सोर्स को खाली और खाली कैपेसिटर के अक्रॉस में अप्लाई कर देते हैं तो उस टाइम जो करंट इक्वेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है बेटे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। अब देखो होता क्या, सपोज कर बेटे ये पॉजिटिव है, तुम्हारा क्या नेगेटिव है। तो अल्टरनेटिंग जो सोर्स होता है बेटे उसमें जो वैल्यू चलती है ना E की, वो कुछ इस तरह से चलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे E का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे E का वैल्यू बढ़ेगा तो इसके क्रॉस में बेटे क्या आएगा, चार्ज आएगा डेफिनेटली, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसके क्रॉस में कितना पोटेंशियल होगा, आप लोगों को मालूम है कि जो V जो बेटे हमारे पास है ना, ऐसा मान के चल कि उस टाइम इसके पास चार्ज कितना आ गया बेटे, तुम्हारा इसके पास चार्ज आ गया कितना, Q आ गया, कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया इसके ऊपर। मतलब इसके ऊपर Q चार्ज फ्लो कर चुका है, तभी तो इसके ऊपर Q चार्ज आया, और उसी Q चार्ज की वजह से ये वाला करंट फ्लो किया बेटे। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम बेटे क्या कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, C इंटू V के बराबर होता है। तो यहाँ से बेटे अगर मैं एक तरह से देखा जाए तो जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर इस कैपेसिटर के क्रॉस में वो कितना होगा बेटे, जो पोटेंशियल ये वाला है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है बेटे वो कितना होता है, वो सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो Q आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे, C इंटू में E इंटू में T आ जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, ET का वैल्यू पुट कीजिए, C E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा T आ गया। तो आपके पास बेटे ये चार्ज है, तो ये जो चार्ज है उससे आप क्या करंट इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकते हो भैया, आप उसको निकाल सकते हो बेटे कैसे, अगर आपके पास चार्ज है, चार्ज फ्लो है, तो आप क्या करो उसको बेटे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटे, dQ/dt आ जाएगा। और ये dQ/dt कौन सा चार्ज होता है बेटे, वो इंटरस्टेनियस होता है। इंटरस्टेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या करंट फ्लो कर रहा है वो होता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या फ्लो कर रहा है, करंट है, वो आ जाएगा। तो कितना बेटे वो आएगा dQ/dt। तो dQ/dt करते भाई, इसको डिफ्रेंशिएट करते जस्ट। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो C E0 तेरे पास एज इट इज़ आ गया बेटे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है बेटे कितना, cos ऑफ ओमेगा t इंटू में अंदर वाले का वो, तो यहाँ पे कितना बेटे, यहाँ पर ओमेगा भी आएगा। अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कितना बेटे, IT करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे कितना, E0 डिवाइडेड बाय में 1/ωc इंटू में किसके बराबर आ बेटे, ये आया cos ऑफ ओमेगा t के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटे, इस वाली टर्म को जो 1/ωc है ना, इसको मैं लिखता हूँ बेटे किससे, XL से। अब XL क्या है, 1/ωc है। इसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको बेटे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से जो आई इंटू में टी आया है वो किसके बराबर है बेटे, वो तुम्हारे पास आया है ई नोट बाई एक्सएल। एक्सएल क्या बेटे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कितना बेटे यहाँ पे आया, कोस ऑफ ओमेगा टी आ गया। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर आप उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली बेटे आपके पास करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट किसके बराबर होता है बेटे, वो यूनिट होता है जो यूनिट रजिस्टेंस का होता है। और रजिस्टेंस का यूनिट क्या बेटे, होम है। तो एक्सएल का जो यूनिट बनता है वो तुम्हारा क्या बनता है बेटे, होम ही बनता है। ठीक है। तो नीचे क्या बेटे, ऊपर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, और नीचे क्या बेटे, एक रेजिस्टेंस की यूनिट वाला कोई टर्म है जिसको हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला। तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू को उस रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपके पास करंट आएगा, और करंट का कौन सा वैल्यू आएगा बेटे, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे बेटे जो करंट आ रहा है, आई टी आ रहा है, वो कितना आ रहा है बेटे, आपके पास उसको कितना लिख दो, आई नोट लिख दो। और आई नोट किसके बराबर है, डेफिनेटली वो बराबर है बेटे ई नोट बाई एक्सएल के बराबर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कितना बेटे, वाई आपके पास कोस ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान से देख, ये इक्वेशन नंबर बेटे आपकी 1 थी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, हमें इन दोनों के फेज़ को चेक करना था। अब फेज़ को चेक जब भी आप करते हो ना, तो बेटे सबसे पहली कंडीशन ये देखते हो कि अगर यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पर भी साइन ही होना चाहिए, तब आप फेज़ देखते हो, फेज़ का डिफरेंस देखते हो। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे भी क्या बेटे ओमेगा टी है, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा बेटे, सबसे पहले अगर यहाँ पे साइन बना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी आपको साइन ही फंक्शन लेकर के आना है। अब उसको लाने के लिए बेटे मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, देख जरा ध्यान से देख। पहला तरीका तो ये है क्या कि बेटे कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आई इंटू में टी, इसको लिख सकता हूँ बेटे कितना, आई नोट इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी। तो जब आप लोग इसको साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करोगे ना, तो आपके पास बेटे कोस ऑफ ओमेगा टी आता है। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी वो किसके बराबर होता है बेटे, वो कोस ओमेगा टी के बराबर होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटे कितना, आई टी करंट एज द फंक्शन ऑफ टाइम, वो किसके बराबर आता है बेटे, वो आता है आई नोट इंटू, जरा ध्यान से देखना, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हो ना, तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, आप जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 किसके बराबर बनेगा बेटे, वो कोस ऑफ ओमेगा टी के बराबर ही बनेगा। ठीक है। तो आप या तो ये लिख सकते हो अब, और या आप ये लिख सकते हो बेटे। तो अब बताओ मैं कौन सी वाला चूज़ करूँ, ये वाला चूज़ करूँ या ये वाला चूज़ करूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, मैं क्या कहने जा रहा हूँ बेटे। जब आपने SHM किया था ना, हालांकि क्योंकि मेरे को ना इसको SHM की फॉर्म में ही पढ़ना है, ठीक है, ये हालांकि SHM ही है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम SHM की इक्वेशन लिखते थे ना, तो याद करो बेटे आप कुछ इस फॉर्म की लिखते थे, y बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। आप ध्यान से देखना, ओमेगा टी प्लस 5, आप ध्यान से देखना बेटे कि भाई ये जो ओमेगा टी होता है ना यहाँ पर, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जो ओमेगा टी होता है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आए। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ, तो यहाँ पे ओमेगा टी तुम्हारा बेटे नेगेटिव आ रहा है, तो आप इसको नहीं लोगे। आप कौन सी इक्वेशन लोगे बेटे, आप ये वाली इक्वेशन लोगे। कौन सी वाली लेने वाले हो बेटे, आप ये वाली इक्वेशन लेने वाले हो। तो जो करंट का इक्वेशन आएगा वो कौन सा बेटे, आई टी बराबर आई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप क्या करोगे, फेज़ का डिफरेंस चेक करोगे। देखो ये भी तुम्हारे पास साइन है, ये भी तुम्हारे पास साइन है। अब अगर मान ले बेटे मैं चेक करता हूँ फेज़ डिफरेंस, तो फेज़ डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना एंगल है बेटे, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे कितना बेटे पाई खाली ओमेगा टी है। तो जब आप लोग डिफरेंस करोगे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस के ओमेगा टी, ठीक है, बढ़िया शाबाश। तो कितना आंसर आया आपके पास बेटे, वो आएगा पाई बाई 2। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटे क्या कि भाई जब आप कैपेसिटर को लगाते हो किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के अक्रॉस में, तो उसमें जो करंट होता है ना, वो तुम्हारा करंट बेटे पाई बाई 2 फेज़ से आगे चलता है। क्या चलता है बेटे, पाई बाई 2 फेज़ से आगे चलता है। यानी कि जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना, जो तुम्हारा बेटे पोटेंशियल होता है, वो तुम्हारा पीछे होता है। किसके कंपैरेटली बेटे, करंट के कंपैरेटली। कितने एंगल से बेटे, वो पाई बाई 2 के फेज़ से। समझे। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि भाई कैपेसिटर के अक्रॉस में जब अगर हम अप्लाई करते हैं ना इस चीज़ को, तो बेटे जो आपका करंट होता है वो पाई बाई 2 फेज़ से आगे की तरफ चलता है, आगे चलता है वो। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद बेटे मेरे को फिर से क्या करना है, मेरे को फेज़र डायग्राम बनाना है। किस किस का बेटे,
ईएमएफ का और किसका बेटे, अल्टरनेटिंग करंट का, जो आपके पास आया है कैपेसिटर वाले केस में। अब मेरी बात ध्यान से देख, हमने जो टाइम वेरिंग ईएमएफ लिया था वो किसके बराबर लिया बेटे, वो लिया था आपने ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ले लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो आपके पास करंट का इक्वेशन आया है वो किसके बराबर है बेटे, वो आया तुम्हारे पास आई नोट इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी या फिर आई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आप लोगों को मालूम है कि जो आई नोट आपके पास किसके बराबर है बेटे, वो बराबर है ई नोट बाई एक्सएल के बराबर है। और एक्सएल क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जिसका यूनिट क्या बेटे, होम है। तो यहाँ पर आया ई नोट, एक्सएल का वैल्यू कितना बेटे, 1 बाई ओमेगा सी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से देखो बेटे, क्या क्या कि मैं क्या करूँगा बेटे, फेजर डायग्राम बनाने के लिए इनको मैं एक वेक्टर क्वांटिटी मान लूँगा। अब उस वेक्टर ईटी को मैं क्या मान लूँगा बेटे, एक वेक्टर मान लूँगा। उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेटे वो कितना है, ई नोट है। तो मतलब मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना मान लूँगा बेटे, ई नोट मान लूँगा। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ। देखो आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लोगे और यहाँ क्या लोगे बेटे, आप वाई एक्सिस ले लोगे। देखो शाबाश। अब ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या बेटे, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने क्या करा बेटे, मैंने ना एक वेक्टर बना लिया बेटे। कौन सा वेक्टर है, देखो वो तुम्हारा ईटी वेक्टर है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटे, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना तुम्हारे पास, वो ई नोट है। कितना बेटे, ई नोट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सिमिलर वे में चेक कर कि उसने कितना एंगल बना रखा है बेटे एक्स एक्सिस के साथ, उसने बना रखा है ओमेगा टी। कितना बना रखा है बेटे, ओमेगा टी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जरा ध्यान से देख बेटे, क्या अब मैं लिखता हूँ बेटे, करंट को मैं क्या मान लेता हूँ, मैंने वेक्टर क्वांटिटी मान लेता हूँ। मैं वेक्टर उसको इसलिए मान रहा हूँ क्यों, हालांकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अल्टरनेटिंग करंट के केस में इनके जो रिजल्ट आते हैं ना, वो तुम्हारे बेटे वेक्टर की तरह आते हैं। जैसे आप इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करके ऐड करके करते हो ना, उस तरह से इनके रिजल्ट आ जाते हैं आसानी से, ठीक है। इस वजह से क्या, इनको मैं वेक्टर मान रहा हूँ। अब ध्यान से देख, इसका कितना एंगल बन रहा है बेटे, वो बन रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब देख ओमेगा टी तो यहाँ तक है, ऑब्वियस बात है। अब पाई बाई टू जब तू इसमें ऐड करेगा तो डेफिनेटली बेटे तुम्हारे पास कुछ ना कुछ इस फॉर्म का आंसर आएगा। ऐसे ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक करंट आ गया आई टी, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेटे वो कितना है, वो आई नोट है। कितना भैया, आई नोट है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो कितना बेटे, आई नोट है। अब मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना बेटे, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटे, इस तरह से बना लोगे ऐसे, ठीक है। फेजर का मतलब क्या है कि आप वेक्टर को क्या करते हो बेटे, दोनों वेक्टर को देखो, ये दोनों वेक्टर साथ साथ घूमेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो सोच के देख कि जब तेरे पास बेटे, अगर मैं इस ई को इधर कर दूँ, देखो ये कितना एंगल बन रहा है बेटे, ये 9, ये पाई बाई टू बन रहा है। तो इस करंट का मतलब इस आई टी ने कितना एंगल बना रखा है बेटे, वो बना रखा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है बेटे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। और मैं बोल सकता हूँ कि करंट जो है बेटे, अल्टरनेटिंग करंट जो है, केवल और केवल कैपेसिटर के केस में वो पाई बाई टू फेज से आगे है। किसके कंपैरेटिवली बेटे, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के कंपैरेटिवली, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटे सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनने वाली है। अगर मान लो मैं इसको ई मानता हूँ, तो ई जब आपका यहाँ पर होगा तो डेफिनेटली बेटे आपका जो करंट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जब आपका बेटे अब करंट यहाँ पर होगा तो करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू देगा आप लोगों को। तो सपोज कर कि करंट जब ये रोटेट करेगा तो ई तेरा यहाँ पर है, ई क्या, ये बेटे तेरा क्या है, ई है, क्योंकि ई यहाँ पर है। इनके बीच में कितना एंगल है बेटे, पाई बाई टू है। तो उस टाइम जो आपका करंट होगा वो क्या होगा बेटे, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आपने क्या बना बेटे, यहाँ पे आपने करंट बना दिया ऐसे। ये आपका कौन सा पॉइंट है, करंट का पॉइंट है। अब देख जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो जो तुम्हारा ये मैंने किसका बना बेटे, ई टी बना रहा हूँ इस टाइम में। ये वाला तुम्हारा क्या बेटे, ये तुम्हारा क्या है, मतलब एम्पलीट्यूड है किसका, आई नोट है बेसिकली तेरा क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा बेटे इस टाइम। और जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटे, ई की तुम्हारे पास वो 0 वैल्यू थी। तो जब आप लोग बेटे इसको समय के साथ साथ रोटेट करो, जैसे मान ले 1 ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया बेटे इस तरह से, ठीक है। ये टाइम ले रहा हूँ, आपने टाइम ले लिया ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर यह है बेटे। अब ध्यान से देख, ई नोट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना बेटे, वो मान ले ई नोट है। अब मेरी बात ध्यान से देख, क्या कि सपोज कर बेटे कि शुरू में इसका वैल्यू इस ई नोट यहाँ पे था, तो इसका जो प्रोजेक्शन था वाई एक्सिस पे कितना था बेटे, 0 था। तो ई का वैल्यू तुम्हारा 0 बन गया, बहुत बढ़िया। और आई नोट तुम्हारा कितना था बेटे, मैक्सिमम था। अब सोच के देख कि मैंने इसको क्या करा, 90 डिग्री रोटेट करा दिया। तो सपोज कर बेटे ये तेरा कितना है, पाई बाई टू है। ये तेरा कितना बेटे, पाई बाई टू है। ये तेरा कितना है, पाई है। ये तेरा कितना बेटे, 3 पाई बाई टू है। और ये तेरा कितना बेटे, तेरा 2 पाई है। ओके, अब ध्यान से देख, जब बेटे मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूंगा ना, तो जो तुम्हारा ईएमएफ होगा वो तुम्हारा मैक्सिमम बन जाएगा। कब, पाई बाई टू पे, मतलब
कब बेटे, यहाँ पर। तो मतलब ई का वैल्यू तुम्हारा कितना बन रहा है बेटे, मैक्सिमम बन रहा है, बट उसी टाइम जो तुम्हारा आई नोट है बेटे वो तुम्हारा कितना बन रहा है बेटे, उसका प्रोजेक्शन वो 0 बन रहा है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हारे पास जो ग्राफ आएगा ना वो कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा। देखो ये किसका ग्राफ आ रहा है बेटे, ये तुम्हारे पास ग्राफ आ रहा है किसका, ई नोट का, ठीक है। ये किसका ग्राफ आ रहा है बेटे, ई नोट का ग्राफ आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे, ये ई नोट है, और ये तो तेरे पास कितना बेटे, ये तेरा माइनस के ई नोट है, ओके। अब अगर मैं करंट का दिखाऊंगा ना, तो जब तुम्हारा ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो करंट का वैल्यू तुम्हारा बेटे मिनिमम होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। और जब तुम्हारे पास बेटे क्या, कि करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो उस टाइम करंट का वैल्यू बेटे मैक्सिमम होगा, उस टाइम ध्यान से देखियो, उस टाइम बेटे तुम्हारा ईएमएफ कितना बनेगा, वो तुम्हारा 0 बनेगा। देख यहाँ पे सिचुएशन ऐसे थी, तो ये वाले पॉइंट आ गए, एक करंट के लिए तो ये वाला पॉइंट आ गया और ईएमएफ के लिए वाला पॉइंट आ गया। जब मैंने उसको ऐसे रोटेट कर दिया, क्योंकि 90 डिग्री रहना चाहिए इनके बीच में, तो ई का वैल्यू मैक्सिमम आ गया बेटे, और करंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो करंट यहाँ पर है, तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन बन गई, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब तुम लोग इसको ऐसे रोटेट करोगे दोबारा से 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट करोगे, तो करंट का वैल्यू बेटे नीचे की तरफ नेगेटिव बन जाएगा, और ईएमएफ का वैल्यू कितना बना बेटे, 0 बनेगा। तो 0 मतलब क्या है कि भाई तेरे पास सिचुएशन ये वाली आ गई ऐसे। अब देख यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस के आई नोट है, और ईएमएफ का वैल्यू कितना बेटे, 0 है। उसके बाद जब तू फर्दर मूव करेगा, उसके बाद जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू मिनिमम होने वाला ऐसे, ठीक है। और इसका वैल्यू बेटे जब 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना बने बेटे, वो मैक्सिमम बन जाएगा। तो मैक्सिमम मतलब कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो मैंने बनाया है ये तुम्हारा क्या है बेटे, ये तुम्हारा IT है, करंट किसी भी टाइम पर है। और ये जो तुम्हारा क्या बेटे, वो क्या है, वो तुम्हारे पास ET है बेटे, कि किसी भी टाइम पर अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, उसके बारे में हमने चर्चा करने की कोशिश की है। और ये हमारा क्या बना बेटे, ये तुम्हारा फेजर डायग्राम बना। और वैसे भी ना, अगर तू उसको नॉर्मल लेवल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करे, तो जो ई है ना बेटे, ET है, वो तुम्हारा कितना आ रहा है, E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आ रहा है। मतलब ET का जो फेजर डायग्राम होगा वो साइन के फंक्शन को फॉलो करेगा। देखो साइन का फंक्शन ये वाला होता है, और अगर आप लोगों ने कोस का ग्राफ पढ़ा ना, तो कोस का ग्राफ बेटे ऐसे बनता है। जो तुम्हारा IT है वो किसका फंक्शन है बेटे, कोस ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन है। तो अगर वो कोस ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन है बेटे, तो डेफिनेटली वो कोस वाले ग्राफ को फॉलो करेगा। तो कोस वाला ग्राफ इस तरह से बनता है, देखिए मैंने ऐसे बना दिया उसको, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमारा क्या बन गया बेटे, फेजर डायग्राम बन चुका है। किसके केस में, कैपेसिटर के केस में। अब इसके बाद बेटे मेरे को किसका चर्चा करना है, मेरे को चर्चा करना बेटे पावर का, कि ये कितनी पावर खाएगा जो तुम्हारा कैपेसिटर होगा, ठीक है। अब आप लोगों को मालूम है कि पावर किसके बराबर होता है बेटे, होता है E इंटू में I के बराबर होता है। ये टाइम वेरिंग है, ऑब्वियस बात है। तो ध्यान से देख, P किसके बराबर बना बेटे, ये इंटरचेंजेस पावर आई आपके पास, कितनी आई बेटे, E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और I तुम्हारा कितना है बेटे, वो आया I0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो मुझे तो एवरेज पावर से मतलब है, तो एवरेज पावर का मतलब क्या है कि P ऑफ एवरेज। और P ऑफ एवरेज कितना होता है बेटे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये नोटेशन का साइन है जस्ट, किसके बराबर बना बेटे, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटरचेंजेस पावर इंटू dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। तो ध्यान से देख, टाइम पीरियड में कितना लूँगा, 0 से t ले लूँगा, 0 से t ले लूँगा। अगर आप चाहो ना 0 से t/2 तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इंटरचेंजेस पावर कितने बेटे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इंटरचेंजेस पावर है E0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, I0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू में dt डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, 0 से t तक, ऑब्वियस ही बात है। तो जब आप इसको निकालोगे ना P एवरेज को, तो P एवरेज आपके पास कितना आएगा भैया, वो आपके पास आएगा I0 E0 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में इंटीग्रेशन ऑफ dt बेटे, 0 से t तक। तो आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। आप कौन सा मेथड यूज़ करो बेटे, आप इस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को लिख सकते हो। देखो आप लोगों को मालूम है ना कि जो साइन ऑफ 2 थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो आप लोग क्या करो बेटे, इसको ना 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वो आ जाएगा आपके पास साइन 2 ओमेगा टी। आप उसका जब इंटीग्रेशन करोगे ना, तो बेटे वो सारा का सारा इंटीग्रेशन आपको 0 दे देगा। कितना दे देगा, 0 दे देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी अल्टरनेटिंग सोर्स को खाली कैपेसिटर के अक्रॉस में अप्लाई करते हो ना, तो वो जो पावर खाता है ना बेटे, एवरेज पावर खाता है, वो कितनी खाता है, 0 खाता है। कितनी खाता है बेटे, वो 0 खाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग बेटे किसी अल्टरनेटिंग सोर्स को
ठीक है। ई की वैल्यू कितना बेटे, वो है तुम्हारे पास ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। अगर आप लोग उसको किसी कैपेसिटर से अप्लाई कर दोगे, लगा दोगे, तो डेफिनेटली बेटे वो कोई पावर नहीं खाएगा। तो जो पी एवरेज आएगी ना, वो कितनी आएगी बेटे, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। जबकि रेजिस्टेंस के केस में कितनी आ रही थी, वो आपके पास आ रही थी आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा चर्चा और करता हूँ बेटे। देखो, आप लोगों को मालूम है क्या कि भाई मैंने एक कैपेसिटर लिया। अब कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया वो कितना बेटे, वो आया 1/ओमेगा एल। अब आप लोगों को मालूम है कि वो कितना होता है बेटे, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 एफ इंटू में सी ओमेगा सी आएगा ना, 2 एफ इंटू में सी आ गया बेटे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर मैंने बेटे कैपेसिटर को किससे अप्लाई कर दिया बेटे, डीसी से सप्लाई कर दिया। डीसी से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, कैपेसिटर को मैंने क्या करा बेटे, आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से क्या कर दिया बेटे, अप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। कितना बेटे, ये तुम्हारे पास मान लिया वी वोल्ट है, ये तेरे पास कितना बेटे, ई बराबर ई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, शाबाश, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो क्या कि बेटे जो तुम्हारे पास जब तुम डीसी सप्लाई करते हो ना कैपेसिटर के क्रॉस में, तो डीसी का जो फ्रिक्वेंसी होता है, डीसी पोटेंशियल का, वो कितना होता है बेटे, 0 होता है। अरे करंट की थोड़ा ना फ्रिक्वेंसी होती है, करंट तो कांस्टेंट होता है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी बनी बेटे, 0 बनी। अगर मैं कैपेसिटर को डीसी के क्रॉस में अप्लाई करता हूँ, तो उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जिसकी यूनिट ओम हमने मानी थी, वो कितना बना बेटे, 1/2 एफ की वैल्यू कितनी है बेटे, 0। और यहाँ पर कितना बेटे, सी आया। तो समथिंग बाय 0 करोगे तो कितना आंसर है बेटे, इन्फिनिटी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स के क्रॉस में अप्लाई करते हो ना, तो कैपेसिटर उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट मतलब कि भाई उसमें से वो कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो करता है, आपने देखा भी होगा, और उसके बाद वो करंट 0 बन जाता है बेटे। ठीक है, तो इसी वजह से 0 क्यों बनता है, क्योंकि भाई वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डेफिनेटली। अब ध्यान दे, अगर मैं बात करता हूँ बेटे इसकी, यहाँ पे जो हमारे घरों में सप्लाई होती है ना, वो 50 हर्ट्ज़ की होती है। तो कैपेसिटर उसके लिए कोई फाइनाइट 2 इंटू में 50 इंटू में सी बेटे, तो कैपेसिटर उसके लिए बेटे कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस है, फाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस है या फिर फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली बेटे उसमें से ना करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर होता है ना बेटे, वो अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से फ्लो करवा लेता है। क्या करवाता है बेटे, अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से फ्लो करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाता, कुछ मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 बन जाती है। 0 क्यों, क्योंकि उसके लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है रेजिस्टेंस की, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो डेफिनेटली उसके अंदर से बेटे करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो इस चर्चा से मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो कैपेसिटर होता है ना, वो अपने अंदर से डीसी को पास नहीं करने देता, डीसी को पास नहीं करने देता, जबकि वो अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर लेता है बेटे, पास कर लेता है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप लोग बेटे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे ना, तो 3 में आपको दे रखा है, आपके पास एक कैपेसिटर है, कितने का बेटे, वो 60 माइक्रोफेराड का है। बढ़िया, आपने उसको ना अप्लाई कर दिया कितने से बेटे, 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से, और उसमें आपको दे रखा है बेटे 50 हर्ट्ज़। तो डेफिनेटली जब मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको ऐसा दे रखा है, तो कौन सी वैल्यू दे रखी है बेटे, आपके पास ये ERMS वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डेफिनेटली बेटे ERMS होता है। और वो किसके बराबर होगा बेटे, करंट कौन सा लेंगे हम बेटे, IRMS। और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूँ बेटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो किसके बराबर होता है बेटे, वो XC के बराबर होता है। ठीक है, और XC किसके बराबर है आपके पास, वो है 1/2 एफ इंटू में C के बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को IRMS पूछ रखा है, तो IRMS किसके बराबर बना बेटे, IRMS बनता है किसके बराबर, वो बनता है बेटे ERMS डिवाइडेड बाय में X ऑफ C के बराबर। तो आप लोग जब XC का वैल्यू पुट करोगे, F की वैल्यू कितनी बेटे, वो 50 है। तो जब आप लोग बेटे इसका वैल्यू पुट करोगे, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगा किसका, XL का बेटे, किसका वैल्यू आएगा, XC का जो वैल्यू आएगा ना, वो तुम्हारे पास आएगा 44.2 ओम। ठीक है, और IRMS कैसे करो बेटे, इसको किससे डिवाइड कर दो बेटे, आपको दे रखा 220 डिवाइड बाय में कितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है बेटे, वो आ रहा है 44.2। तो 44.2 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आया 2.49 एम्पियर। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसके अंदर से जो करंट जा रहा है ना, ERMS का वैल्यू वो कितना जा रहा है बेटे, 2.49 एम्पियर जा रहा है।